हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है यूपीएससी पीसीएस फोरम ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको मैं हाईलाइट करके उसमें डालती हूँ, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। और ये सिर्फ स्टेट पीसीएस नहीं, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, ज़रूर जाके ज्वाइन करें। और यहाँ पे हम एनसीईआरटी को एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करें। ये आपको पता ही है कि एनसीईआरटी काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, ऑथेंटिक सोर्स है ये। और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बार हम एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एमसीक्यू के थ्रू पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। विथ रेफरेंस टू द एडवेंट ऑफ इंडो आर्यंस इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो जो इंडो आर्यंस, जहाँ से हमारी वैदिक एज स्टार्ट होती है, तो इंडो आर्यंस यहाँ इंडिया में आने के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दे इंटर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि जो इंडो आर्यंस आए थे इंडिया में वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए थे। सेकेंड है, पंजाब वॉज द फर्स्ट परमानेंट होम ऑफ द इंडो आर्यंस। और सेकेंड ऑप्शन भी, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इंडो आर्यंस थे अकॉर्डिंग टू प्रोमिनेंट स्कॉलर्स वो माइग्रेट किए थे कहाँ से, कैस्पियन सी से, और वो कहाँ आते, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और जैसे ही वो यहाँ इंडिया में अराइवल होता है उनका, तो वो कहाँ सेटल होते हैं, लैंड ऑफ द 7 रिवर, जिसको बोलते हैं सप्त सिंधु, जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन लिंक बिटवीन इंडो आर्यन एंड देयर कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स लिविंग इन यूरोप एंड एशिया। तो क्या ऐसा कॉमन लिंक था जो इंडो आर्यंस और कंटेम्प्रेरी जो ट्राइब थे यूरोप और एशिया के बीच में। तो कॉमन लिंक जो था वो लैंग्वेज था। ठीक है, लैंग्वेज जो था वो कॉमन लिंक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। लैंग्वेज कॉमन लिंक में होता है किसके किसके, इंडो आर्यंस और जो कंटेम्प्रेरी ट्राइब्स थे जो कहाँ रहते थे, यूरोप और एशिया के में, वो उनके बीच में लैंग्वेज कम्युनिकेशन का काम करते हैं। आर्यन जो थे वो डिफरेंट ट्राइब्स के थे, और उनका कल्चर जो था वो मोर और लेस सेम था, बट दे वर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर लैंग्वेजेस। इंडो आर्यन विच इज नाउ स्प्रेड इन डिफरेंट फॉर्म ओवर यूरोप, ईरान एंड पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। वैदिक हाइम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इन इंडिया। वैदिक हाइम्स आर पोएम्स composed for gods recited and passed on from generation to generation। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जो वैदिक हाइमन्स था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बताता है किसका, जो आर्यंस की जो हिस्ट्री है उनके बारे में। तो पहला जो एसर्शन है वो तो करेक्ट है, और वैदिक हाइमन जो कंपोज किया जाता था वो गॉड्स के लिए किया जाता था, और ये पास होता था जनरेशन टू जनरेशन। तो ये भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो कहीं से एसर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। जस्टिफाई नहीं बोल सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं करते, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। जो आर्यंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो 1500 BC से स्टार्ट है, और वैदिक जो हाइमन्स है वो कंपोज किया गया था इंडो आर्यंस के द्वारा सप्त सिंधु रीजन, जो कि पंजाब वाला रीजन है। ठीक है, जो हमें बताता है हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन देखता है किसके बारे में, आर्यंस के बारे में। दिस हाइमन्स वेर कंपोज फॉर द गॉड्स रिसाइटेड। और ये हाइमन्स जो है अभी भी हमारे बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं, हमारी जनरेशन, हमारी दादी कुछ और हमें सिखाती है, दादी जो सिखाती है हमारे पापा में सीखते हैं, फिर हम उनसे सीखते हैं। तो बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं
ऐसे ही पास करते जनरेशन टू जनरेशन। तो वैसे ही वैदिक हाइमेंस जो होती थी वो गॉड्स के लिए कंपोज तो किया जाता था, रिसाइट भी किया जाता था और पास होता था वो जनरेशन टू जनरेशन। इट गिव्स सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोसाइटी, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन द। ऑब्वियसली ये जो हाइमेंस होंगे वो हमें बताएंगे कि उस टाइम की जो ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी, कैसी हुआ करती थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी BC which describe the Vedic gods has been found in। तो वैदिक गॉड से रिगार्डिंग जो इंस्क्रिप्शन मिला है 14th सेंचुरी का वो हमें कहाँ पे मिला है? तो हमें मिला है बोगासकोई में। बोगासकोई जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें वैदिक गॉड की डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से गॉड के बारे में? इंद्र, वरुणा, मित्र और नक्षत्र्यास के बारे में। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें हेल्प करता है, लिंक करता है मोमेंट एंड ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस के बारे में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अराइवल्स ऑफ आर्यंस इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट के रिगार्डिंग बताना है। ऑन देयर वे द आर्यंस वेयर फर्स्ट अपीयर्ड इन अफगानिस्तान। नहीं, आर्यंस जो है वो हमें फर्स्ट अपीयर जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ईरान में। वो जब इंडिया को आ रहे थे तो वो फर्स्ट अपीयरेंस हमें उनका देखने को मिलता है ईरान में। कैसाइट इंस्क्रिप्शन जो है 1600 BC का और मिटानी इंस्क्रिप्शन 1400 BC का फाउंड इन वेस्टर्न एशिया सजेस्ट वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडो आर्यंस। तो ये जो कैसाइट इंस्क्रिप्शन है और मिटानी इंस्क्रिप्शन है वो सजेस्ट किस चीज को करते हैं? वेस्टर्न एशिया, मतलब फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, वेस्टवर्ड मूवमेंट को बताते हैं इंडो आर्यंस के लिए। तो ये भी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, सिर्फ वो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है और इसीलिए हमारा ऑप्शन जो ए हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर्यंस का हमें फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने मिलता है सेंट्रल एशिया, यानी ईरान और सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है वहां पे देखने मिलता है। दे वर ओरिजिनली फ्रॉम स्टेपी और कैस्पियन सी वाले रीजन से वो बिलोंग करते थे, फ्रॉम सदर्न एशिया टू सेंट्रल एशिया। 66 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्यंस। तो आर्यंस के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आर्यंस वर ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ यूरेशिया रीजन। हाँ, अभी तो हमने देखा ना कि सेंट्रल एशिया स्टेपी वाला जो रीजन है जो स्ट्रेच करते हैं रसिया से सेंट्रल एशिया को, वहां से आर्यंस बिलोंग करते थे। तो हाँ, ये सही है। एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडो आर्यंस। एग्रीकल्चर जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन नहीं था, पेस्ट्रोलिस्ट थे वो। पेस्ट्रोलिज्म जो था उनका मोस्ट ऑक्यूपेशन था, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो था वो पेस्ट्रोलिज्म। दे क्रिएटेड ऋग्वेद द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो 1 और 3 जो होता है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा करेक्ट। आर्यंस जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? स्टेपी रीजन जो रशिया का है, कैस्पियन सी वाला रीजन है वहां से आते हैं, जो कि पार्ट होता है किसका? यूरेशिया का। और वो सबसे पहले कहाँ सेटल होते हैं? इंडिया के सप्त सिंधु रीजन में, जो पंजाब वाला रीजन है, और वो कंपाइल करते हैं किसको? ऋग्वेदा को। ठीक है, ऋग्वेदा कंटेन्स क्या करता है? हाइमेंस कंटेन करता है और पोएम्स करते हैं जो कि हम गॉड के लिए कंपोज करते हैं। वो मेनली पेस्ट्रोलिस्ट थे, ना कि एग्रीकल्चर को फॉलो किया करते थे। उनका चीफ ऑक्यूपेशन पेस्ट्रोलिज्म था। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन अवेस्ता एंड ऋग्वेदा फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड। तो अवेस्ता और जो ऋग्वेदा है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही ओल्ड टेक्स्ट है, तो अवेस्ता कहाँ से बिलोंग करता है? अवेस्ता जो है वो बिलोंग करता है ईरान से। ठीक है, वो ईरान का ओल्ड टेक्स्ट लैंग्वेज मतलब बुक है। इट इज द सेक्रेट बुक ऑफ जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन का ये सेक्रेट बुक होता है और कंटेन करता है बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज है ऋग्वेदा की उससे। दिस टू टेक्स्ट, कौन कौन से दो? ऋग्वेदा और अवेस्ता हैव सेम नेम फॉर सेवरल गॉड्स इवन फॉर द सोशल क्लासेस। अवेस्ता वाज कंपोज्ड बाय द सेम ग्रुप ऑफ आर्यंस हु लेटर सेटल्ड इन इंडिया। तो अवेस्ता भी सेम ग्रुप ऑफ आर्यंस के द्वारा ही कंपोज किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन से, one hymen of Rigveda contains dialogue between sage Vishwamitra and 2 pious rivers, which among the following are 2 rivers। तो ये कौन सा है? कौन सी रिवर थी? तो वो थी ब्यास और सितलज। ब्यास और सितलज जो रिवर है उनसे विश्वामित्र जो है उनके बीच में डायलॉग
होता है। तो ब्यास और सतलज दो पायस रिवर है जिनके साथ विश्वामित्र का डायलॉग होता है, जो कि मेंशन किया गया है आपका ऋग्वेदिक हाइम्स में। ऑल द जो हाइम्स है ऋग्वेद का वो डायलॉग के फॉर्म में, ठीक है। अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम इज ए डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र, और दो रिवर है जिनका पूजा किया जाता है गॉडेसेस के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द वैदिक लिटरेचर द टर्म आर्य डिनोट्स अ नोबल मैन। दस्युस वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। हाँ, जो आर्य था, आर्यन जिनसे आर्यन बने, ये नोबल मैन को दर्शाता है, मतलब ये सुपीरियर रेस को बताता था कि ये सुपीरियर रेस है, ठीक है। मेनली उनका फेयर कलर है, ठीक है। दस्युस जो थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इंडिया के, तो हाँ ये भी सही है। दस्युस किसको कहा जाता था, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते थे उनको कहा जाता था। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ऋग्वैदिक पीपल टर्म करता है कि ऋग्वैदिक पीपल को क्या कहा जाता था, आर्यंस कहा जाता था, और आर्यंस का मतलब होता था नोबल और सुपीरियर रेस जिनका फेयर कलर होता था। इट वॉज यूज इन वैदिक लिटरेचर इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो और ये टर्म्स जो है वो यूज किया गया है वैदिक लिटरेचर में, क्यों, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर्यंस और दस्युस के। दस्युस थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, कहाँ के, इंडिया के, जिसको जो आर्यंस होते थे वो सब्जुकेट करते थे, और आर्यंस को अलाउ नहीं किया जाता था वैदिक सेक्रीफाइसेस के लिए, और वो आर्यंस के अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो है पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है। तो अग्नि गॉड ऑफ फायर, ये तो हम सबको पता है, इंद्रा वॉरियर गॉड, एंड सोमा गॉड ऑफ प्लांट, जिससे सोमरस बनता था, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है। तो सोमा एक प्लांट होता था जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी और जिसको पीने में यूज होता था। अग्नि गॉड ऑफ फायर है, इंद्रा गॉड ऑफ वॉरियर कहा जाता था, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आपको पता है वेदास जो है हमारे कितने हैं, 4 है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेदास है, और बाकी सारे जो वेदास आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो दोनों के कल्चर, दोनों की सोसाइटी में काफ़ी मतलब अनसिमिलैरिटी थी। जो ऋग्वेदा थी उसकी जो सोसाइटी थी वो उतनी ज़्यादा डोमिनेटेड नहीं हुआ करती थी। मैन और वुमेन के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। वुमेन को इनफैक्ट आज़ादी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जन्म होना स्टार्ट हो। वर्ना वर्ड यूज होता है ऋग्वेदा के पीरियड में, लेकिन वर्ना एज ए कास्ट, मतलब एज ए जाति डेवलप हो जाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो जो सोसाइटी का जो कल्चर, सोसाइटी जो होता है वो उसकी जो सिस्टम होती है ना, वो धीरे धीरे वर्स्ट होती जाती है लेटर वैदिक पीरियड में। द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज कंपाइल्ड इन वैदिक संस्कृत विच इज सिमिलर टू द संस्कृत स्पोकन एंड रिटन इन कंटेम्पररी इंडिया। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो वो जो उस टाइम जो वैदिक जो वेदास था और जो कंपाइल किया गया था वो संस्कृत में तो किया गया था, लेकिन आज की जो संस्कृत है ना उससे काफ़ी डिफरेंट संस्कृत हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, मतलब स्टेटमेंट बी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, अभी तो हमने कई बार देख लिया ना कि जो हाइम्स होते थे उसका क्या यूज होता था। हाइम्स का यूज होता था प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स के बारे में, गॉड और गॉडेसेस। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाता है, जबकि स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट होता है, और स्टेटमेंट 2 के इनकरेक्ट होते ही हमारा ऑप्शन बी हो जाता है इनकरेक्ट। तो वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत को यूज किया जाता था, जो कि काफ़ी डिफरेंट है जो अभी रिसेंट टाइम का जो संस्कृत है उससे। और हाइम्स को कंपोज किया जाता था गॉड को प्रेज करने लिए, गॉडेसेस को प्रेम कर लिए, इंद्रा जिसको पुरंदर भी कहते थे, ब्रेकर ऑफ फोर्स भी कहा जाता था, वॉरियर गॉड भी कहा जाता था,
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। और इसके लिए 250 हाइम्स को कंपोज किया गया था, किसके लिए, जो इंद्र थे, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे। और उनके बाद अग्नि जो थे, जो गॉड ऑफ फायर जिनको कहा जाता था, उनकी पूजा होती थी। सावित्री, उषा गॉडेजेस हुआ करती थी, जिनके लिए भी जो हाइम्स हैं वो कंपोज किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उस टाइम पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था। विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ऋग्वेदिक एज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है ऋग्वेदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में। पुरोहित वॉज द मोस्ट पॉलिटिकल फंक्शनरी इन द ऋग्वेदिक एज। द कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ऋग्वेदिक एज। नहीं, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था उस टाइम। जो गाउस हुआ करती थी उनका बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर पूजा जो होता था वो सन के लिए किया जाता था। तो उस टाइम टेरिटरी का उतना रोल नहीं था, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं होता, ये धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट होता है। तो सेकंड जो ऑप्शन है ना हमारा, वो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि फर्स्ट है पुरोहित उस टाइम पॉलिटिकल फंक्शनरी हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो ऋग्वेदिक पीरियड का, वहाँ पे कोई सिविल सिस्टम और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स वेर इन स्टेज ऑफ परपेचुअल एक्सपेंशन, माइग्रेट कर रहे थे वो एक से दूसरे जगह पे, ठीक है। पुरोहित जो है वो एडवाइजर की तरह काम करता था और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फंक्शनरी था। और पुरोहित इंस्पायर करता था किंग को अकॉर्डिंग विद द धम्मा। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द ट्राइबल असेंबलीज ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन विच वाज मोस्ट एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो एमंग द ट्राइबल असेंबलीज ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन, तो कॉमन पीपल के बीच में कौन सा ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे ऋग्वेदिक के टाइम पे कॉमन पीपल समिति में, सभा और समिति जो हुआ, सभा समिति और विधाता, तो समिति में जो है वो पार्ट लिया करते थे जो कॉमन पीपल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, कहाँ, जब लेटर वैदिक पीरियड आता है, ठीक है। तो सोसाइटी ना बड़े ही मतलब इक्वालिटी पे बेस्ड थी ऋग्वेदिक टाइम पे, उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी की जो सोशल स्ट्रक्चर है वो वर्स्ट फॉर्म में चले जाती है लेटर वैदिक पीरियड में। तो आप देख पा रहे कि जो कॉमन पीपल है उनको एक्सेसिबल था, वो पार्ट लिया करते थे। समिति जो हुआ करते थे जहाँ पे पीपल जो है अपनी बातों को रखते थे, एक असेंबलीज हुआ करती थी। तो हाँ, समिति उसका आंसर हो जाएगा। एमंग द ट्राइबल असेंबलीज ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन, समिति जो था एक्सेसिबल था कॉमन पीपल के लिए, जहाँ पे सब लोग अलाउ होते थे किसके लिए, बात करने के लिए, अटेंशन देने के लिए कि उनके क्या ग्रीवेंसेस है। ट्राइबल असेंबलीज को डिवाइड किया जाता था समिति और सभा में, विच वॉज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पीपल, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। व्रजपति, ग्रामीणी, सेनानी और कुलप्पा। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्स, हेड ऑफ द आर्मी, कुलप्पा हेड ऑफ द पास्चर ग्राउंड। तो हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और कौन किससे मैच करता है। तो व्रजपति जो होता था वो कौन होता था, हेड ऑफ द पास्चर ग्राउंड होता था। तो जैसे ही हमारा ये जो ऑप्शन होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रामणीज किसको कहते थे, ग्रामणीज होता था हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्स। तो हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्स को बोलते थे ग्रामणीज। सेनानी हेड ऑफ द आर्मी हुआ करता था। कुलापा जो होता था वो हेड ऑफ द फैमिली होता था। अभी भी आप कुल ये सारी नाम सुनते होंगे कि हमारे कुल से बिलोंग नहीं करता है, तो ये सारे उसी से है ये कुलापा वर्ड, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। ग्रामणी जो होता था फाइटिंग हॉर्स का हेड होता था। सेनानी हेड ऑफ द आर्मी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन एक बार। व्रजपति वैदिक पीरियड में हेड ऑफ द पास्चर लैंड होता करता था और वो सपोर्ट करता था किंग्स को किसके लिए, वॉर और ट्राइबल एड्स में। इन द वेक ऑफ वॉर और ट्राइबल रेड्स में वो सपोर्ट करता था। ग्रामणी जो होता था फाइटिंग हॉर्स का हेड हुआ करता था और इन द स्मॉल विंग ग्रामणी वाज जस्ट द मतलब स्टार्टिंग में वो क्या होता था,
जस्ट हेड, मतलब जो ट्राइबल कुछ ट्राइबल पीपल्स होते थे, फाइटिंग यूनिट जो होता उनका हेड हुआ करता था कौन? ग्रामनीज। सेनानी नाम से ही पता चल रहा है हेड ऑफ द आर्मी है वो। और वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब पर्सन होता है, फंक्शनरी होता है आफ्टर पुरोहित। पुरोहित हमने देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी होता है, वो किंग को एडवाइस करता रहता है, वो बताते रहता है कि मतलब धम्मा के अकॉर्डिंग किंग को कैसे कार्य करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बताई जाती है? पुरोहित के द्वारा। और सेकेंड नंबर पे आता है सेनानी, जो कि हेड ऑफ द आर्मी होता है। कुलापास किसको बोलते थे? कुलापास जो होता था वो हेड ऑफ द फैमिली होता था, और मेनली जो एल्डेस्ट मेंस हुआ करते थे फैमिली में उनको बनाया जाता था कुलापास। 15th नंबर क्वेश्चन देखते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज के रिगार्डिंग ऋग्वैदिक आर्यन की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के रिगार्डिंग हम बताने कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऋग्वैदिक डज नॉट मेंशन एनी ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स। यहाँ पे कोई भी मतलब फोर्स कलेक्शन नहीं हुआ था, यहाँ पे एज अ गिफ्ट दिया जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस नहीं था, कोई ऑफिसर नहीं था जो टैक्स को कलेक्ट करे। इन द ऋग्वैदिक पीरियड किंग्स पोस्ट वाज हेरिडिटरी। किंग्स का जो पोस्ट था वो हेरिडिटरी होने लगा था। कब? ऋग्वैदिक पीरियड में। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन हमारा सी हो जाता है करेक्ट। ऋग्वैदिक जो है वो मेंशन करता है डिफरेंट फंक्शनरी फॉर डिफरेंट टास्क्स, बट वहाँ पे कोई भी मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन के लिए कोई फंक्शनरीज नहीं हुआ करते थे। किंग हु यूज्ड टू बी अर्लियर फ्रॉम द ट्राइब्स। किंग्स जो होता था पहले ट्राइब से बिलोंग करता था, मतलब सभी जो ट्राइबल यूनिट हुआ करते थे वो किंग्स को चुनते थे, धीरे धीरे वो बन जाता है हेरिडिटरी। ठीक है, और वो क्या होता है, वो असेंबली का डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 16th नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।